हेलो बच्चों, अवेलेबल है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है, मैं लेके आ गया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहली क्लास में हमने क्या किया था उसको एक बार 5 मिनट के गैप पे देख लेते हैं, ठीक है? इधर देखेंगे। देखो, सबसे पहली क्लास में हमने क्या किया था? केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया था। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया था, जहाँ पे बताया था कि जहाँ पे टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो केमिकल रिएक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और केमिकल चेंज क्या होता है? जहाँ पे नया सब्सटेंस बन जाता है। फिर मैंने एक डेफिनेशन आप लोग को बताई भी थी। एक डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताई थी। अ, एक डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताई थी कि कोई भी चेंज जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कर लिया था। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपको पता होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? मैंने बताया था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें दो चीजें मैंने बताई थी कि जो रिएक्टेंट साइड में होता है, जो चीज रिएक्ट करते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट बोल देते हैं, और जो बनता है वो हमारा क्या हो जाता है? प्रोडक्ट। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या बोल दिए थे? और ये इसे बोल दिए थे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल दिए थे। और इसी को अगर हमने सिंबल के तरीके से लिख दिया, सिंबल के तरीके से लिख दिया, जैसे कि हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है? फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझा था, ये भी आपको पता है। बैलेंसिंग की बात मैंने बोला था कि हम लोग को बाद में देखना है बैलेंसिंग करते क्यों है। मैंने आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए करते हैं। फिर आगे जो बच्चे हमने किया था कि जो केमिकल रिएक्शन था वो कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया था। तो मैंने बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन को 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीजें हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन पढ़ रखा था। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट इस क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, कॉम्बिनेशन क्या था? जहां पे टू रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, टू आर मोर रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनता होगा, वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल हमने किए थे यहाँ पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जहां पे सिंगल रिएक्टेंट मिलके कई सारे प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोल देते थे? उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते थे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, हमने बताया था कि ए बी मिलके क्या बना दिया? ए प्लस बी बना दिया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए चाहिए होता है। एनर्जी 3 तरीके से हम दे सकते हैं, बेस्ड ऑन हीट, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ड ऑन लाइट। तो देखो, जब हीट के रूप में एनर्जी देते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी देते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब सनलाइट के रूप में एनर्जी देते हैं तो उसे हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखो, तो हम लोग आगे आज पढ़ेंगे, जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? देखो, एक तरीके से समझो कि जहां पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, यहां पे बताता हूं रिएक्टिविटी सीरीज जैसे बताता हूं मैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। आपको चाहो तो आप याद भी कर सकते हो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल है। ऊपर से नीचे की तरफ आते तो रिएक्टिविटी घटती है। इसको याद करने का एक तरीका भी है कि कटरीना ने कार मांगी अल्टो जन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, ऐसे याद करवाता हूं मैं क्लास में, फिर भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि कैसे हो गया कटरीना, मतलब कटरीना ने कार मांगी अल्टो जन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी।
आप ये याद कर सकते हो, बाकी ऐसे ही याद कर लो क्योंकि आपको चैप्टर 3 में इसको याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें से बस मुझे 3 एलिमेंट के नाम यहाँ पे निकाल लेता हूँ। जैसे देखो, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। बस इन 3 की बात कर लेते हैं। और जो कॉपर है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जो हमारे पास है, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो हमारे पास कौन है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास है लेड, ठीक है। लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यहां से देख सकते हैं। तो जो पहला रिएक्शन हमारे पास है, देखो जो आयरन है उसका रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट से। यहाँ पे यही है, जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे देखो, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 और बनेगा कॉपर। वैसे तो जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, याद रखना आप, कलर चेंज का भी क्वेश्चन आपसे आता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। और जब इसे आयरन जब यहां से डिस्प्लेस करता है तो ये बन जाता है ग्रीनिश या फिर पाल ग्रीन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कलर हो जाता है ग्रीनिश हो जाता है, मतलब ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है ना, ग्रीन कलर का हो जाता है या फिर पाल ग्रीन जिसे बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और जो कॉपर होता है वो रेड ब्राउन करके डिपोजिट हो जाता है। बाकी कलर चेंज की बात हम लोग बाद में करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना हमें। देखो जिंक जो होता है, जिंक जो सिल्वर ग्रे कलर का होता है और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो जो कॉपर सल्फेट है उसको क्या करता है? कॉपर सल्फेट से जिंक क्या करता है? देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो बन जाएगा ZnSO4 और बनेगा कॉपर। तो देखो कॉपर अगेन फिर से कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है। तो ये कैसा बनेगा? ये जो बनेगा हमारा, जो जिंक सल्फेट बनेगा वो हमारा बन जाएगा कलरलेस बन जाएगा। ये कलरलेस सोल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है, वो कलरलेस सोल्यूशन तैयार हो जाता है। यहाँ पे फिर देखो जैसे जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है, देखो कॉपर को फिर से लेड डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा PbCl2 और कॉपर फिर से रेड ब्राउन कॉपर क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? जहां पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में? चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर चेंज की बात भी करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे ये सीरीज भी याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? देखो सिंपल सी चीज समझना, जैसे मैं बोलूं AB प्लस CD रिएक्ट करके क्या बना देंगे? देखो जैसे मैं मान लूं, देखो कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई भी जो सॉल्ट होता है, जनरली कोई भी सॉल्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान समझना, कोई भी जो अगर सॉल्ट होता है, कोई भी सॉल्ट, जैसे हम लोग जब सब लोग जानते हैं NaCl, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, देश का नमक, घर का नमक, टाटा नमक, सबको पता है कॉमन सॉल्ट होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, आपको सबको पता है क्या होता है? दो चीजें होती हैं, दो आयंस होते हैं Na+ और Cl-। जो पॉजिटिव होता है उससे कैटायन, जो नेगेटिव होता है वो एनायन, यानी पॉजिटिव आयन और एनायन दो चीजें होती है किसी भी इसमें, किसी भी सॉल्ट में। वैसे ही जो यहाँ पे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात हम यहाँ पे करेंगे, तो ये जरूर एक तरीके से कोई ना कोई सॉल्ट होते हैं, दो सॉल्ट आपस में रिएक्शन करते हैं, उनका एक सॉल्यूशंस होता है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन मैंने बताया था कि किसी चीज का वाटर में डिजॉल्व होना, उसे हम लोग क्या बोलते थे? एक्वस सॉल्यूशन बोलते थे। जैसे देखो मान लो मैंने मान ला AB एक सॉल्ट है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक तो AB+ और A+ और B-। ये कैसे बना होगा? ये बना होगा C- और C+ और D-, C+ और D-, ठीक है। पहले प्लस साइन लिखेंगे फिर माइनस। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन व्हिच टू डिफरेंट आयंस या फिर ग्रुप ऑफ आयंस, ग्रुप ऑफ एटम्स बोल दे, टू डिफरेंट आयन या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स रिएक्ट, मतलब इन द रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एनी रिएक्शन इन व्हिच इंटरचेंज ऑफ आयन बिटवीन कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जहां पे आयन का इंटरचेंज हो जाए उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं? जैसे देखो समझना बात को, यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है, इसके साथ मैं क्या कर दूं? इस पॉजिटिव आयन के साथ मैं क्या कर दूं? इस पॉजिटिव आयन के साथ क्या करूं? A के साथ में क्या ले आऊं? D ले आऊं, तो AD हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है C, तो C के साथ हमने क्या कर दिया? B को ले आए नेगेटिव आयन, तो यानी कि क्या बन गया? AD+CB बन गया, AD+CB, यानी आयन का चेंज हुआ। देखो जैसे ध्यान से समझना, D की जगह पे गया है B और B किसकी जगह पे आ गया? B की जगह पे आ गया D, तो यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ आयन हो गया, वही चीज हमारा क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे देखो Na2SO4
और BaCl2 और यहाँ बना BaSO4 और ये पहले देखो Na2SO4, Na2SO4 को देखो तो इसके आयंस देखो पहले, सबसे पहले यानी सोडियम सल्फेट होता है, इस ये क्या होता है Na+ और ये होता है SO4 2-, यानी कि ये 2Na है वैसे तो सबको पता है। ये क्या होगा Ba2+ और 2Cl-। देखो आयंस है ना, यहाँ पे आयन है कि नहीं है, देखो आयन बन गए। दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, जहां पे आपने सोडियम देखा क्लोरीन देखा तो तुरंत ही हम लोग क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है। तो सबसे पहले देखो Na के साथ क्या मैच हो गया, Cl मैच हो गया, तो यानी बन गया NaCl। देखो बन गया ना, बन गया ना सोडियम क्लोराइड। देखो अब बचा Ba और SO4, इनको मिला दोगे तो क्या बन गया BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। क्या बन गया बेरियम सल्फेट। यानी बेरियम सल्फेट जो होता है बच्चे, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अभी आगे पढ़ाएंगे, व्हाइट कलर की पीपीटी तैयार होती है, व्हाइट कलर की पीपीटी तैयार होती है जो कि जिस भी उसमें ये वो रिएक्शन कराया जाएगा, जिस भी बीकर में रिएक्शन कराया जाएगा उसमें नीचे की तरफ ये बैठ जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया, बाकी वो इमेज में आपको दिखा दूंगा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट तैयार होता। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आखिर इस पे एक एक्टिविटी भी आपके पास है, एक एक्टिविटी भी आपके पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक रिएक्शन वहां से हमें और क्लियर मिल जाएगा कि जो एक्टिविटी है सर उसको भी दिखा दो हमें। तो आप लोग देख लीजिए उस एक्टिविटी को, 1.2 एक्टिविटी है, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। देखो देखो बच्चे, ये एक्टिविटी 1.2 है आपके एनसीईआरटी में, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ होता नहीं, जहां पे आयन का इंटरचेंज होता है। सेम ऐसे देखो क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट के साथ जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करता है लेड नाइट्रेट तो क्या होता है। देखो यहां पे अगर आप देखोगे, ये है हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में डिजोल्व है, Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड। फिर से देखो इसको तोड़ो, ये क्या होगा Pb, ठीक है, Pb क्या हो जाएगा 2+ और ये क्या होगा NO3 2-, NO3-, सॉरी NO3 केवल माइनस होगा, NO3-, ठीक है। देखो फिर से इसमें आयन हो गए। और तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद देखो ये क्या होगा K+I-। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, Pb के साथ I ऐड हुआ तो PbI2 बन गया, ठीक है, आयन इंटरचेंज हो गया। K के साथ NO3 आया तो KNO3 बन गया, KNO3 बन गया। यानी कि क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे I जो आया है वो Pb के साथ आ गया, NO3 किसके साथ चला गया है, K के साथ चला गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यानी लेड आयोडाइड बना और KNO3 बना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ है कि लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बना दिया, लेड आयोडाइड बनाया, जो कि इनसॉल्युबल क्या होता है, इन वाटर होता है और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता। देखो वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल है और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है। वही चीज ये जो एरो है ये प्रेसिपिटेट की बात करता है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इनसॉल्युबल सॉल्ट जहां पे बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एक बार यहाँ पे समझ भी लेते हैं क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक बार हम समझ भी लेते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन सिंपल होती है कि एनी रिएक्शन इन व्हिच क्या होता है, एनी रिएक्शन इन व्हिच इनसॉल्युबल salts आर फॉर्म्ड। बस कुछ नहीं होता, एनी रिएक्शन इन व्हिच इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर फॉर्म आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल देखो यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, बस सिंपल, और बाकी कुछ आपको समझना ही नहीं है, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये देखो एक्टिविटी 1.2 थी आपके, तो समझ गए होंगे आप। अब देखो इसके बारे में क्या करा, देखो इसमें इसके बारे में जो लिखना है क्या होता है, जो स्टेट होता है वो क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में हो जाता है। देखो यहाँ पे सारे एक्वस थे, लिक्विड स्टेट में थे, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में होता प्रेसिपिटेट बन जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। आई बात समझ में।
तो आपका यहाँ पे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म हो गया। बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अगर आपको अगर आपको रिएक्शन अच्छे से सारे समझ में आ गए हैं तो एक बार समझ लेना, मैंने अभी आपको 4 तरीके के रिएक्शन कराए हैं। पिछले पिछले पार्ट में मैंने 2 तरीके कराए थे, आज 2 फिर से करा दिया, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में बस यही सारा है कि जहां पे आयन का इंटरचेंज हो जाता है, रिएक्शन बता दिया। कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो प्रेसिपिटेशन होगा। व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बना था, वहां पर येलो बना था। कलर याद रखना, बाकी कलर चेंज वाला कंपाइलेशन एक बार करवा देंगे आपको, उसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखो अगला आता है बच्चे, अगला हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इससे पहले हम लोग तुम्हें एक चीज और पढ़ा देंगे। देखो देखो, इससे पहले पढ़ लो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो थोड़ा सा यहां पे समझ लो, जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन को जो हम रिएक्शन के टाइप बता रहे हैं, पहले ऐसे समझना कि टाइप ऑफ रिएक्शन based on energy flow, based on energy flow। देखो रिएक्शन के टाइप एनर्जी फ्लो के हिसाब से। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो बच्चे 2 तरीके का होता है ये। पहला तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो रिएक्शन का जो दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो, एक तो एक्सोथर्मिक होता है और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, जहां पे, बस ऐसे याद रख लो, जहां पे एनर्जी रिलीज्ड होती है और जहां पे एनर्जी सप्लाई होती है, इसमें एंडोथर्मिक में जहां पे एनर्जी सप्लाई होती है वो एंडोथर्मिक होता है, और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो का मतलब रिलीज होना है, एक्सो का मतलब क्या होता है, रिलीज होना, बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होता है इन होना। ठीक है ना, बस इसके बाद आ जाओ। देखो अब यहां पे जैसे तुम्हें दिया गया है, सबसे पहले जो रिएक्शन का टाइप है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो कह रहा रिएक्शन, डेफिनेशन देखेंगे आप लोग। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इवोल्यूशंस ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट मिल रहा है, एनर्जी, हीट भी तो एक तरीके की क्या है, एनर्जी ही है ना, तो वो कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जैसे कि देखो यहाँ पे, तो कोई भी रिएक्शन जहां पे हीट मिलता हो या फिर कोई भी तरीके की एनर्जी मिलती हो वो एक्सोथर्मिक होता है। जैसे देखो क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, क्या बोला, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम यहाँ पे मीथेन को बोलते हैं, CH4। जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर बनता है, प्लस एनर्जी। एनर्जी भी 2 तरीके से बनती है, यहाँ पे देखो बच्चे, हीट बनती है और साथ में लाइट एनर्जी बनती है। अरे ऐसे समझो यार, जैसे कि तुम्हारे घर में जब गैस सिलेंडर होता है, जब वहां पे घर में गैस का बर्नर चलता है, जब खाना बनता है तो वहां पे क्या होता है, हीट तो निकलता है जिससे खाना तुम्हारा बनता है। दूसरा क्या होता है, लाइट भी जलती है। अगर आप किचन की लाइट बंद कर दो तो वहां पे क्या होगा, वो ग्लो करेगा ना, वही चीज यहाँ पे बोला गया। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या क्या बोला गया, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट। देखो जो वेजिटेबल होते हैं वो कंपोस्ट में बनना, उसे भी हम लोग क्या कह देते हैं, एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज और है, देखो एक्सोथर्मिक ये हो गया। एक तुमसे यहाँ पे यही पूछता है कि वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देखना यहाँ पे ध्यान से, रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं मैं। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहा जाता है, देखो रेस्पिरेशन को कैसे कहते हैं। अरे रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब लाइफ प्रोसेस हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे पता चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे आपने जो खाना खाया वो आपके बॉडी में स्टोर हुआ ग्लूकोज के रूप में C6H12
O6, तो आपने क्या किया फिर, ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। आपके बॉडी में ग्लूकोज के रूप में खाना स्टोर हो गया। किसके रूप में स्टोर हुआ, ग्लूकोज के रूप में खाना स्टोर हो गया। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, आपने क्या किया, सांस लिया, तो आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया अपने बॉडी में, ऑक्सीजन को इनहेल किया, हाँ किया नहीं किया बताओ, किया। फिर इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके बॉडी में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, प्लस बच्चे एटीपी के रूप में एनर्जी बनेगी, एटीपी के रूप में एनर्जी बनेगी। ये जो एटीपी बनेगी यही है एनर्जी, यही है एनर्जी, जो एटीपी बनेगी यही है एनर्जी, यही है एनर्जी, तो यही एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो रहा, जो आपने ग्लूकोज खाना खाया था, जो स्टोर हुआ था आपकी बॉडी में, जब आपने ऑक्सीजन लिया तो कंबाइन होके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, लेकिन साथ में एनर्जी बनी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में ही है और पूछता भी है कि वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम्हें बताना पड़ेगा, इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझे, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है जो कि एक एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बताएंगे इसके बारे में जब आप लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे। इसलिए रेस्पिरेशन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में, बोलो। एक चीज और था, एक और देख लो, जैसे कि देखो अगला देख लो, जैसे कि CaO था, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या करते थे, जब वाटर के साथ कंबाइन करते थे, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, तो क्या बनता था, CaOH का होल ट्वाइस स्लेग्ड लाइम बनता था, बोलो बनता था, हाँ अरे बोलो यार, पढ़ाया था पिछली क्लास में, बनता था। फिर इसके बाद क्या होगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती थी हीट के रूप में, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, लेकिन ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पे एनर्जी मिल रही वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई बात समझ में, अरे समझ लो बच्चों, ठीक है। आगे देखो, अगला है हमारे पास, ठीक है, अगला हमारे पास देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो चीजें थी तुम्हें बता दिया हमने। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो यहाँ पे कह रहा है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वही बात बताई मैंने आपको इतने देर से, वही समझा रहा था। देखो देखो यहाँ पे जैसे बताया गया, द फूड बी इनटेक ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट ड्यूरिंग डाइजेशन। जो हम लोग खाना खाते हैं, प्रोटीन फैट जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, वो डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ब्रोकन डाउन होता है किससे, किससे, ग्लूकोज में। तो देखो जब यहाँ पे ये जो जो चीज तुम्हें बताई थी, जो ग्लूकोज होता है, ये तो सारी चीजें तुम्हें बता दी, ये तो लाइव प्रोसेस में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जो ग्लूकोज होता है वो किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, किसमें, सेल में, सेल में मतलब कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, मान लो सेल के जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्लास 9 में पढ़ा था ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया, वहां कंबाइन होता है, और बॉडी, और क्या करता है, आवर बॉडी सेल, फिर उसमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। दिस रिएक्शन कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, दिस रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन। और यहाँ पे एनर्जी बनती है, इसीलिए इसे हम लोग क्यों बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल आपके पास यहाँ पे है, देख लो, एनर्जी जो बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में बनती है, ठीक है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन पे जब हम आएंगे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो ध्यान से, हमने बताया है जहां पे एनर्जी, जहां पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एक्सो में रिलीज हो रही थी, एक्सो मतलब बाहर होना, एंडो मतलब इन होना। तो रिएक्शन इन व्हिच अकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यार एक बार याद करो, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन था उसमें आप एनर्जी दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन सबके फॉर्म में आप एनर्जी दे रहे थे ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, जो रिएक्शन है, जैसे फेरस सल्फेट है, एंडोथर्मिक में पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन में, जैसे इसको हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में हुआ, हीट दिया था जब इसमें। ऐसे ही जैसे देखो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन को जब हीट किया हमने, ये ट्रायंगल डेल्टा होता हीट, तो क्विक लाइम में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। तो क्या हो रहा है, ये सब क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। देखो और दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप समझोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ कि जैसे कि AgCl है, AgCl, इसको हम सनलाइट में रख दें, इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सनलाइट में रख दें,
सनलाइट में रखे तो ये क्या होता है, Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन होता, तो क्या ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, क्या ये टूट नहीं रहा, इसमें एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, इसमें एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं नोट करके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप लिख लेना कि ऑल डी कंपोजिशन, ऑल डीकंपोजिशन reaction, all decomposition reaction are called endothermic reaction। ठीक है, जितने डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं बच्चे। ठीक है, अब थोड़ा सा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हम लोगों ने पढ़ लिया। देखो अब एक चीज हमारे पास जो है, देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हमने तुम्हें पढ़ाया था वही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझ लो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो Na2SO4 का जब रिएक्शन कराया तो बना BaSO4 और NaCl, ये प्रेसिपिटेट बनता है, PPT के रूप में बनता है। ठीक है, और कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारे पास रिएक्शन। एक अगला जो है हमारे पास है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें पढ़ना है अब। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना पहले, इससे पहले थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं फिर समझाते हैं। देखो ध्यान से समझना, अगर तुमसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल तुम्हारे 10th लेवल में जितना है उतना ही पढ़ाऊंगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है और क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। देखो याद रखना, सिंपल जो तुम्हारे लेवल पे उतना ही पढ़ना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, हमें जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है बस। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें समझ लो इसमें क्या होता है, इसमें इसी का उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर दोनों में से एक चीज होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर मैं इसे शॉर्टकट में बोलता हूं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्लस होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, या फिर यहां पे बोलता हूं हाइड्रोजन का प्लस होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल चीज है कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर किसी भी और दूसरे रिएक्शन में बात करें, अगर हम बात करें अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो क्या होता है, फिर से क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर यहाँ पे बात करें, देखो कार्बन के साथ जब हम ऑक्सीजन रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि जैसे हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन का कंबाइन करते हैं तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जाके ऐड होता है तो यानी बनता है HCl। ठीक है, तो HCl बनता, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आ गई बात। आगे अगर देखोगे तुम तो देखो इसी चीज को अगर तुम यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो तुम्हारे लेवल पे इतना ही है, बाकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आगे चल के बहुत ज्यादा डेप्थ में है तो वो पढ़ाया जाता है आपको 11th या 12th में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में। अभी तुम्हारे लेवल पे जितना है बच्चे तो उतना ही तुम जानो, ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन का जब कंबाइन किया गया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बता दिया तुम्हें, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव करना
फ्रॉम ए सब्सटेंस या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रिमूव करना या फिर ऑक्सीजन का ऐड, हाइड्रोजन का ऐड करना, क्या कहलाता है? रिडक्शन। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब इसमें देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, वैसे तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, दोनों चीजें हो जाएंगी, बट यहाँ पे इसका तुम दूसरा एग्जांपल देख लो, अभी उसको बाद में करेंगे। H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बना दिए? HCl बना दिए, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है ना। उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? रिडक्शन बोल दिया। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो देखो इसी को थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं, देखो रिडक्शन से RED ले लेंगे, रिडक्शन से क्या ले लेंगे हम लोग? रिडक्शन से ले लेंगे RED, और ऑक्सीडेशन से ले लेंगे हम लोग OX, तो ये हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। RED जो है वो रिडक्शन को शो कर रहा है, और OX क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होने लगे, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स, रेडॉक्स, यहाँ पे लाल बैल में समझ लेना, रेडॉक्स नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, नहीं तो रेडॉक्स मतलब लाल बैल समझ लो तुम लोग, फिर समझाना पड़ता है यार, तुम लोग बच्चे हो, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ साथ हों, उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, देखो बच्चे, इसे हम लोग को कंपेयर करना होता है, कंपेयर करके बताते हैं। देखो इसको मैं एक शॉर्ट्स में भी अच्छे से और समझाऊंगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे भी तुम्हारे लिए समझा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे इस चीज को देख के देखो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर है, ऑक्साइड है, और देखो उसको क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है ना तुम लोगों को, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, उसको क्या किया? देखो यहाँ पे कंपेयर किया हमने, हमेशा कंपेयर हमें करना है रिएक्टेंट से, तो जब कंपेयर किया तो देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन था, उसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें तुमसे क्या क्या पूछता है? इसमें तुमसे 4 बातें पूछता है। देखो जो 4 बातें पूछता है, उन 4 बातों को तुम लोग को ध्यान रखना है। क्या क्या पूछता है, उन 4 बातों को याद रखो। देखो एक तो पूछता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, एक मिनट, एक तो पूछता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता है तुमसे, और एक पूछता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक पूछता है साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, एक पूछता है साइट ऑफ रिडक्शन, एक पूछता है साइट ऑफ रिडक्शन, ठीक है, साइट ऑफ रिडक्शन। देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसे मैं शॉर्टकट में बोलता हूं OA, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं RA, जो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन है उसे हम लोग बोलेंगे SO, साइट ऑफ रिडक्शन है SR। अभी समझ जाओगे, देखो ध्यान से, ये चारों बातें हमें पता होनी चाहिए, तो जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछेगा, आंसर हो जाएगा। पहले तुम्हें बता रहा हूं, जो भी आंसर होगा तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में ही होगा, जो भी आंसर होना होगा तुम्हारा वो रिएक्टेंट साइड का ही आंसर तुम्हारा होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में ये था, फिर से थोड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूं, देखो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ये है CuO, H2 के साथ रिएक्शन किया तो बनाया Cu प्लस H2O, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पे कंपेयर किया हमने, तो देखो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इससे रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा।
यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन तो प्लस हुआ है। तो जो भी आंसर होगा तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में ही होगा, प्रोडक्ट साइड में कोई आंसर नहीं होता है। देखो CuO है, ऑक्सीजन की सप्लाई किसने की है, ऑक्सीजन की सप्लाई किसने की है, यहां पे ध्यान से समझना। जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन किसने दिया इसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने दिया है, CuO ने दिया है, तो वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वही क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन किसने ऐड किया, हमेशा आंसर रिएक्टेंट साइड में होगा। पहली बात, हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ, H2 में, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। साइट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ ऐड हुआ, तो H2 में हुआ है। साइट ऑफ रिडक्शन, साइट ऑफ रिडक्शन मतलब कहाँ से ऑक्सीजन गायब हुआ है, CuO में। ठीक है, बस देखो ऐसे अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन है Fe3O4, जब ये रिएक्शन किया H2 के साथ तो क्या बना, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो इस वाले कंडीशन में ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस वाले कंडीशन में देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस वाले केस में जैसे आंसर लिखना हो तुम्हें, इस वाले केस में तो ऑक्सीजन की सप्लाई किसने की, Fe3O4 ने की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, Fe3O4 सॉरी, Fe3O4 क्या हो गया, साइट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसने ऑक्सीजन की सप्लाई इसको की है। H2 ने ऑक्सीजन ऐड किया है, तो ये क्या हो गया, साइट ऑफ रिडक्शन हो गया। ये क्या हो गया, साइट ऑफ मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और साइट ऑफ ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो H2, और साइट ऑफ रिडक्शन की बात करेंगे तो Fe3O4। फिर से बता रहा हूं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो क्या होता है, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। जिससे ऑक्सीजन हटता है वो साइट ऑफ रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीजन ऐड करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीजन देता है वो साइट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। यही हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। और बाकी इस चीजों को और अच्छे से प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे थोड़ा सा आते हैं, देखो अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ये हैं, देखो जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारे घर में जो खाना होता है वो लंबे समय तक रखा जाता है तो वो खराब हो जाता है, खराब हो जाता है ना। तो वो खराब कैसे होता है, वो खराब कैसे होता है, देखो खाने में क्या होता है, फैट होता है, ऑयल होते हैं और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके खाने का स्मेल, टेस्ट वगैरह चेंज कर देते हैं। जब स्मेल और टेस्ट चेंज कर देते हैं तो खाना क्या होता है, वो उसका वो क्या होता है, रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देखो द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ oil and fat present in food material resulting the change of the smell and taste in them is called rancidity। मतलब जो फूड मटेरियल होता है उसमें ऑयल और फैट होते हैं, उनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है और इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। ये ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है, इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है। ऑक्सीडेशन कहीं कहीं हमारे लिए अच्छा है तो कहीं कहीं नुकसान भी करता है, ठीक है। अब देखो रेंसिडिटी जब है तो इसको हम बचाने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, करते ही हैं। जैसे देखो रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड। जैसे सबको पता है अमीर लोग के घर में क्या होता है, फ्रिज होता है, ठीक है। तो फ्रिज होता है तो वो लोग क्या करते हैं, रेफ्रिज, उसे फ्रिज बोलते हो ना, उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर उसे बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर, ठंडा कर देते हैं तो ज्यादा समय तक सही रहता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं फूड मटेरियल को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते, कहते हैं हवा से ही दूर रख देंगे, एयर टाइट कर देंगे। जाओ एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, हवा ही नहीं तो खाना खराब कैसे होगा। और जैसे कुछ पैकेजिंग फूड होता है, तुम लोग जैसे खाते हो पोटैटो चिप्स, ठीक है, पोटैटो चिप्स खाते हो, कुछ ऐसे जिसमें क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस से भरा होता है। तो देखो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके का इंसुलेटर का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से बचा देता है। तो जो तुम चिप्स का पैकेट खरीदते हो ना, उसमें 4 चिप्स रहते हैं और बाकी क्या रहता है, गैस रहता है, तो तुम नाइट्रोजन गैस के भी पैसे देते हो। वही चीज यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। अब देखो जैसे वो फूड को क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, फूड मटेरियल को क्या करते हैं, डायरेक्ट एयर के संपर्क में नहीं रखते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। और इसमें क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे BHA है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना,
ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, बट तो याद नहीं रखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट याद रखो, एक एंटीऑक्सीडेंट यूज कर देते हैं, जैसे सॉल्ट होता है, जैसे प्रिजर्वेटिव बहुत सारे आते हैं, उसको यूज किया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने को स्लो कर देता है, हटा ही देता है, मतलब नहीं करने देता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट एक तुम्हारा सॉल्ट होता है, मम्मी लोग जैसे अचार बनाती, तुम लोग देखे होगे, पिकल्स बनाते हैं, उसमें सॉल्ट डाला जाता है, तो अचार वो सालों साल चलता है, तुम्हें पता ही है, खाते हो अचार। ठीक है, इसका एक और बहुत नुकसानदायक है जो और एक एग्जांपल है, वो कोरोजन है। कोरोजन मतलब जंग लगना, एक तरीके से समझ लो। कोरोजन क्या होता है, जब कोई हमारा मेटल होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जब मेटल क्या होता है, स्लोली स्लोली जब होता है क्या, रिएक्ट कर मतलब रिएक्ट करता है किसके साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, कोई केमिकल प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर उसके साथ करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। कोरोजन एक प्रोसेस है जिसकी, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, कहाँ पे, इसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन मत लो। तो इसके लिए ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना, बस अभी एग्जांपल के तौर पर लो, चैप्टर नंबर 3 में इसको हम लोग कोरोजन को अच्छे से वहां पे पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन मत लो। तो देखो अब इसको, इसके लिए तुम लोग क्या देखते हो, जैसे लोग मम्मी मम्मी लोग जो पहनती हैं, पायल पहनती हैं, उसमें देखो क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। उस पर क्या हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाता है सिल्वर पे। सिल्वर पे कैसा कोटिंग हो जाता है, ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है सिल्वर पे। और उसमें देखो ग्रीन कोटिंग, जो तुम्हारे घर में कॉपर का कोई भी बर्तन होगा तो देखना, कॉपर का कोई बर्तन होगा उसमें ब्लैक कोटिंग हो जाता है कॉपर पे, ठीक, सॉरी ग्रीन कोटिंग हो जाता है कॉपर पे, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, ये भी क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कोरोजन का, कोरोजन बोल देते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमारे घरों में मोस्ट ऑफ चीजें ज्यादातर होती है क्या, आयरन की बनी होती है, चाहे हमारे विंडो हो, कुछ और चीजें हो, तो उसको हम उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में चैप्टर 3 में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर से समझ लो, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, आयरन के आर्टिकल्स में कर देते हैं, ताकि वो रस्ट से बच जाए। अगर उसे हम, और पेंट जब हम, अगर पेंट डज नॉट, पेंट जो होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है और मॉइस्चर को क्या करता है, वहां पे पहुंचने से बचाता है। ठीक है, वहां पे पहुंचने से क्या करता है, हमारे उसको बचाता है बच्चे। और बाकी देखो चीजें जो है हमारे यहाँ पे, तो कोरोजन जो था वो हमारा खत्म हुआ। कोरोजन कुछ ऐसा कुछ नहीं है। देखो कई बार पूछता है रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला बता दो, तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ नहीं होता। देखो जैसे ये होता है Fe प्लस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराया और वाटर के साथ, तो यहाँ पे बनता है क्या, Fe2O3 इंटू XH2O। यही रस्ट का फॉर्मूला होता है। रस्ट मतलब रस्ट ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला होता है ये रस्ट, यही हमारा रस्ट का फॉर्मूला होता है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये था, देखो ये चैप्टर हुआ यहाँ पे हमारा खत्म। पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट में मैंने चैप्टर को आपका खत्म कर दिया है, आपके चैप्टर को खत्म कर दिया है। करीब करीब मान लो यही आपका 70 मिनट के आसपास पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। पहला पार्ट था जो हमारा, वो था 30 मिनट का, ये 45 मिनट का हो जाएगा, चैप्टर आपका खत्म हो गया। आप ये थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, फिर 2 दिन बाद मैं क्या करूंगा, सारे एक्टिविटी, देखो इस चैप्टर में पीछे सारे एक्टिविटी ये सारे दिए गए हैं, तो एक्टिविटी हमने डिस्कस कर ली है। बाकी ये सारे एक्टिविटी है, वो सारे एक्टिविटी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। बाकी जो है इस चैप्टर के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अभी बैलेंसिंग वाला टॉपिक मुझे पता है, मुझे याद है, अरे टेंशन मत लो, मुझे याद है, याद मत दिलाओ, ठीक है। वो बैलेंसिंग वाला जो टॉपिक है उसे करा देंगे, और बाकी जो ये एक्टिविटी पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर पहले एक्टिविटी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद PYQ, MCQ, इस चैप्टर की जो सारी चीजें, फिर NCERT के सारे क्वेश्चन सब डिस्कस करके फिर हम अगले चैप्टर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ, और लाइक भी करिए, कमेंट करके रिव्यू दीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।